सबसे पहले तो मैं माधव झा जी का और उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का जो हमारे सभी का नए सदस्यों का जो हमारे परिवार में आज शामिल होने का कार्यक्रम माधव जी के माध्यम से रखा गया और अध्यक्षता हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सतेंद्र पांडे जी की गई। साथ में अभी आप सबसे परिचित भी हुए आप लोग कर्मवीर बैसला जी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष और कन्हैया जी और हमारे बड़े भाई एडवोकेट बैसला जी, ये दोनों महामंत्री हैं और आपको सारा अभी इन्होंने मेरे से पूर्व बताया। मैं आप सबका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। काम करने के लिए तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है। देश कोई, मैं तो नहीं ये कहूँगी कि ये विधानसभा सीमा रेखा के बिना नहीं चलेगी या हमारे संगठन के बिना नहीं चलेगी। पहले भी तो चल रही थी, 2014 से पहले भी चल रही थी। पर बात ये, जब घर में बावर्ची भी बदल जाए ना, अगर सुबह छोटी बहू ने खाना बनाया और रात को बड़ी बहू ने बनाया तो दोनों के हाथ के स्वाद में फर्क होता है या नहीं होता। और मैं ये बात इसलिए आपके बीच में बोल रही हूँ कि सरकार और देश तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। पर क्या आपको नेतृत्व के स्वाद का फर्क महसूस हो रहा है? जो मोदी जी का नेतृत्व है, हमारे संगठन का नेतृत्व है, क्या आपको बाकी संगठनों से और पहले भी देश में बहुत सारी सरकारें रही, इन चीजों का फर्क का आभास होता है? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो उस परिवार में, वैसे तो हम कहते हैं परिवारवाद से बचे। जब हम कहते हैं परिवारवाद से बचे तो हमारा भाव होता है कि राजनीति में एक व्यवस्था रही पुराने समय से। जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने अपने पेट के अलावा, यानी जो बच्चा राजा के पेट से जन्म ले लिया, ये तो लोकतंत्र है, राजशाही तो है नहीं, लेकिन उसी एक परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जगह उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री, ऐसी व्यवस्था चलती है। विधायक की जगह उन्हीं का बेटा विधायक बनेगा, पार्टी में और कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस खून के परिवारवाद को नकारती है, लेकिन अपने भाजपा परिवार के सदस्यों को स्वीकारती है। वो कहती है कि इन्हीं में से कोई। हम लोग अपने देश में, अपने शहर में नहीं, विदेशों में भी चर्चा होती है, तो आज हमारे मोदी जी की होती है। और अगर आप मोदी जी की जीवनी पढ़ें या आप उस तक जाने का प्रयास करें, आजकल नेट पे हर कुछ अवेलेबल होता है, तो आदरणीय मोदी जी भी कभी बूथ एजेंट रहे हैं। हमारे जो आदरणीय अमित शाह जी हैं या आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं या हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल जी, ये सब बूथ एजेंट भी रहे हैं। और आप ये सोच लीजिए कि एक गली गली घूम करके सबको समझाने वाले लोग आज इसी जनता के और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लाड प्यार और दुलार के कारण देश की किन किन कुर्सियों पर आसीन हुए। और आपको अभी भी इनमें, मैं खुद इस चीज का उदाहरण हूँ, आप लोग RTI डाले, 14 की सरकार जो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, उससे पहले कितने जनप्रतिनिधियों के बेटा बेटी भतीजा भांजी, ये सारी रिश्तेदारी सरकार में भर्ती हुआ करती थी। अगर आप एक RTI में लिस्ट मांगेंगे तो आपको अनेकों लोग मिल जाएंगे कि भाई आप विधायक बन गए, अब आपको 4 पीढ़ी को सोचने की जरूरत नहीं है। ये 2014 से पहले होता था। लेकिन मैं खुद आपको ये बात बोल सकती हूँ कि पिछली योजना के जो 5 साल निकले, उसमें 90 विधायक और 10 सांसद, 100 लोगों का कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो पर्ची और खर्ची, सिफारिश और रिश्वत दोनों खत्म कर दी आदरणीय मोदी जी ने भी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी।
लेकिन एक सरप्राइज न्यूज जो आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं बताना चाहूंगी कि पिछली योजना में इन 100 लोगों में से मात्र एक महिला विधायक की बेटी का चयन हुआ, उसको सरकारी नौकरी लेक्चरर की मिली। और मुझे बताते हुए गर्व होता है इस बात का कि वो महिला विधायक भाजपा की नहीं थी, कांग्रेस की थी। और मनोहर जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस की महिला विधायक की बेटी को नौकरी मिलना अपने आप में इस चीज का सूचक है कि उस बिटिया ने, हरियाणा की बेटी है, वो भी हमारी बेटी है, उसने वो एग्जाम पास किया तब उसे नौकरी मिली। ये व्यवस्थाएं हैं। और आप और हम सब लोग पिछले 1 साल से जब नई सरकार बनी और लगभग उसी के साथ साथ 2-1 महीने बाद कोरोना का महामारी फैल गई। और आप ये मान के चलें कि 1 साल हो गया ना हमारे बच्चों को स्कूल गए हुए, और हम इतने सारे लोग बैठे हैं। 1 साल में हमारे घर में कोई ना कोई कभी बीमार भी हुआ होगा, तो जिस डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं उसने आपको जरूर सलाह दी होगी कि अपनी माता जी को, अपने बड़ों को, छोटों को हॉस्पिटल लेके मत आओ, फोन पे ही बात करके दवाई दे दो। कोरोना का इतना अधिक प्रकोप था। ये जो सारा प्रकोप है वो सिर्फ समाज में लॉकडाउन के नाते ही नहीं हमने झेला, उसकी हमें अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी मार पड़ी। आप ये बात सोचिए कि क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अचानक से एक महामारी आ जाती है और देश के प्रधानमंत्री और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरे के पूरे वो लोग जो बीपीएल कार्ड धारक है, और या ऐसे लोग जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है लेकिन जरूरत है, आप ये चीज को देख करके हैरानी होती है कि कितनी खूबसूरत मैनेजमेंट करी कि पेट में निवाला हर एक के जाए और 10 महीने की लगभग डबल खुराक बिना पैसे के दी गई। इस चीज का हमें एहसास होता है। अगर नौकरी गई, अगर लॉकडाउन में हमने 90 दिन 100 दिन घर में निकाले तो सरकार ने उसका बोझा झेलने की बहुत दिलेरी दिखाई। और सरकार का जो नेतृत्व रहा वही मानसिकता हमारे शहर के खासतौर से सामाजिक कार्यकर्ताओं की रही। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ अपने यहाँ पर जिन्होंने न केवल बड़कल में बल्कि फरीदाबाद जिले की और विधानसभा में भी जिन लोगों ने अपने घर से खाना बना के 50 आदमी का, 100 आदमी का, जो जिस लायक का, समाज सेवी संस्थाओं को तो मैं इतना नजदीक से जानती हूँ, चाहे वो हिमाचल की रही हो, चाहे वो बनुआल समाज की रही हो या किसी और नाम से रही हो। मैंने सभी को देखा 500-500 लोगों का खाना बना करके संस्था ने बांटा। तो ये जो सारी व्यवस्था चली, एक किस्म से हम इस साल को 0 ईयर बोल सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है, जब हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आते हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा प्रयास होता है कि अगर किसी को जगह नहीं मिल रही तो मैंने जैसे बताया कि मैं विधायक को सरकार में हूँ या प्रशासन के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए मेरा दर्जा बहन और बेटी का। तो एक जैसे सामान्य व्यक्ति उठ करके अपनी कुर्सी दूसरे को दे देता है, इतनी ही हिम्मत और इस प्रकार की सेवा करने का जज्बा रहना चाहिए। और उसके लिए आप सब लोग इस परिवार में शामिल हुए और आप लोगों में भी बहुत गुण है, मैं जानती हूँ। माधव जी का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस क्षेत्र में बहुत सेवा के लिए जाना जाता है। पर जब आप एक हो ही गए तो आपको और भी बहुत सारी चीजें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी। हमारे सेशन चल रहा था, हाउस चल रहा था, तो अधिकतर सरकारें क्या करती हैं? अधिकतर सरकारें ये करती हैं कि आपने लोन ले लिया, आप लोन माफीनामा कर दो क्योंकि वोट चाहिए। आप जमीन पे कब्जा करने जा रहे हैं तो भाई सब करने दो क्योंकि वोट चाहिए। सरकार अगर जनता से मांग ले तो वो कहते ना अब तो खत्म है, ये तो गलत है।
हमारा सेशन चल रहा था और आज तक बिजली महकमा कभी भी प्रॉफिट में नहीं आया था, कभी प्रॉफिट में नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विधानसभा से आते हैं और उस विधानसभा से नजदीक रोहतक के जिस गांव में उनका जन्म हुआ, वहां से कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने आए और उन्होंने कुछ बिजली की समस्या बताई। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही पूछ लिया, क्या बिल जा रहे हैं सबके? चिंता होती है ना। चिंता ये है कि हम अपना अपना घर चलाते हैं तो हम देखते हैं कि घर में सब स्वस्थ रहे। जो कमाने के लिए घर के व्यक्ति जा रहे हैं वो महीने की पूरी तनख्वाह मिली या नहीं मिली, क्योंकि घर तो आप ही पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही जो प्रदेश है वो इन सारी चीजों से निकल करके जो हम आप सब मिल करके पैसा देते हैं इसी से चलता है। तो उन्होंने कहा कि सब नहीं देते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो आपने काम कहा ये मैंने लिख लिया और ये रख लिया। आप मुझे आज समय दे करके जाइए कि आप अपने गांव में कितने दिन तक, कितने महीने तक इसको सुचारू करा देंगे। जिस दिन आप सुचारू करा देंगे उस दिन आप मेरे पास आ जाना और ये काम साथ के साथ। बहुत मुश्किल है किसी को कहना कि आप सब कुछ देखते। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा के पास एक फकीर आया। उस फकीर ने कहा कि तू बहुत बड़ा सम्राट है, तेरी ख्याति पूरे विश्व भर में है, तो भाई सम्राट मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ, तो मुझे 5 लाख सोने की अशर्फी चाहिए। तो राजा जो सम्राट था वो परेशान हो गया कि 5 लाख सोने की अशर्फी दूंगा तो इसका आश्रम बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहानी हाउस में सुनाई थी, मैं वही आपको बता रही हूँ। फिर राजा ने कहा 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, तो वो 5 लाख से थोड़ा नीचे आ गया। उसने कहा चलो 50% छूट दे देते, 2.5 लाख देते। फिर राजा ने कहा ये भी ज्यादा। करते 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 2.5 लाख से सवा से 75, फिर आधा करते करते वो 5 लाख पर पहुंच गया, 5 अशर्फी पे पहुंच गया। अब राजा जो इतना बड़ा सम्राट था, इतनी दुनिया में घूमता था, हर प्रकार के संतों महंतों के साथ, क्योंकि जो नेतृत्व करते हैं उनका बैठना सबके साथ होता है। अब वो सम्राट इतना परेशान हो गया कि जिसकी जो आश्रम था 5 लाख अशर्फी में बन रहा था, अब ये 5 अशर्फी में भी बनाने को तैयार हो गया। तो राजा ने क्या किया, फिर भी ये बात बोली नहीं 5 भी ज्यादा है। अब उस सन्यासी ने क्या किया, राजा से कहा भाई राजा तू इतना बड़ा राजपाट चलाता है, इतने तेरे दासी हैं, इतने तेरे नौकर चाकर हैं, इतनी तेरी रानियां हैं, इतना परिवार है, क्या तेरे घर में चूल्हा है? तो राजा ने कहा हाँ भाई चूल्हा है, वो तो अलग जलता है। और एक काम कर, तू कुछ भी मत ले, लेकिन अपनी किसी औलाद को भेज या किसी दास को भेज जो चूल्हे में आज पका हो, तो वो उपले या लकड़ी या कोयला कुछ तो जलाया होगा, उसकी जो राख बची है उसमें से 2 उंगली में 1 चुटकी राख मेरे को चाहिए। अब राजा जो था उस संत के पैरों में गिर गया कि 5 लाख से 1 चुटकी राख में भी बना लेगा ये कैसा संत है। लास्ट में उस संत के जब राजा पैरों में पड़ा तो संत ने कहा कि मैं तेरे को जवाब तो तभी दूंगा जब तू मुझे 1 चुटकी राख दे दे। राजा ने जब 1 चुटकी राख लाई और राजा ने हाथ यूं किया और संत ने हाथ यूं किया, तो संत ने उस वक्त कहा कि जो तू हाथ ऐसे कर रहा है, जिसको ये करने की आदत पड़ जाती है उसे जिम्मेवारी निभाने की, उसे अपनी पूरी ड्यूटी करने की और समाज को देने की और चलाने की आदत रहती है। तो वो बात 5 लाख की नहीं है, बात तो यह है इस भावना की, क्या हम ऐसे कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत ही यही है। जो हमारी बाकी राजनीतिक दल भी हमने देखे हैं, उनका सिद्धांत
और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत, और वो भी किस लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो विचारधारा है उसका मूल जो हम कहते हैं ना, हम किस में चलते हैं, हमारा एक ही शब्द है अंत्योदय। जो व्यक्ति अंतिम में खड़ा है, जब हम किसी कार्यक्रम में भी बैठते हैं जिसके साथ 10 व्यक्ति हैं, या कोई बड़ा धनाढ्य आदमी है, या कोई बंदा किसी बहुत बड़े ओहदे पर है, हमारा प्रयास होता है कि हम इसे आगे बिठाएं, ऐसा रहता है। लेकिन जो अंतिम में बैठा है, आपकी निगाह उस पर होनी चाहिए, क्योंकि ये सब समर्थवान होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। मैं आप लोगों को सभी को बधाई देती हूँ। मेरी आपसे शुभकामनाएं रहेंगी कि हम समर्पण भाव से, जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनोहर जी लेकर के चल रहे हैं, देख रहे हैं ना अभी कितना कुछ देश में चल रहा है। ये वही लोग हैं शाहीन बाग में बैठे, ये वही लोग हैं अभी फिर बैठ जाएंगे कि भैया एक काम हो गया, आप चलो सीए के लिए बैठ जाओ। उसके बाद में कश्मीर के कानूनों के लिए बैठ जाओ। देश ऐसे नहीं चलता, देश सबको साथ लेकर के चलता। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ माननीय जी को, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। साधु साधु साधु।